दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि माया नगरी या सपनों की नगरी कहे जाने वाली मुंबई शहर, जो लाखों लोगों को आश्रय और रोजगार देता है, उस शहर को एक समय पे किसी राजा को उनकी शादी में दहेज के तौर पे दे दिया गया था। जी हाँ, सालों पहले इस शहर के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। और सिर्फ यही नहीं, आज हम इस मायावी शहर को जिस रूप में देखते हैं, हमेशा से वो ऐसा नहीं था, बल्कि सदियों पहले यहाँ सिर्फ 7 आइलैंड्स हुआ करता था और वहाँ इंडिजिनस ट्राइब्स के कुछ लोग रहते थे। और समय के साथ साथ बदलते हुए ये 7 आइलैंड्स को मिला के एक बड़ी जनपद बनाया गया और वहां से ट्रांसफॉर्म होते होते ये एक विशाल और आधुनिक शहर में विकसित हुआ। ये शहर जितना इंटरेस्टिंग हमें आज लगती है, उससे भी कई गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग इसका इतिहास रहा है। आज की वीडियो में हम मुंबई की उसी रोचक इतिहास को जानेंगे, प्राचीन से लेके आधुनिक काल तक उसके विवर्तन को समझेंगे। इतिहास के पन्नों से। मुंबई भारत का वो मेट्रो सिटी है जहां लगभग 2 करोड़ की कॉस्मोपॉलिटन पॉपुलेशन के सबके लिए कुछ ना कुछ है। सालों पहले ये सिटी बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। बॉम्बे से मुंबई बनने तक की सफर काफी इंटरेस्टिंग है और इवन बॉम्बे बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प था। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि स्टोन एज के समय से ही आज जहां मुंबई है, वहां पे 7 आइलैंड्स हुआ करता था और वहां पे इंसान भी बसते थे। नॉर्थ मुंबई की कांदीवाली इलाके में ऐसे कई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं जो दिखाते हैं कि वहां लगभग 2300 साल पहले भी ह्यूमन सेटलमेंट्स हुआ करता था। उस समय इनको हिप्टनेशिया कहा जाता था, यानी 7 आइलैंड का एक ग्रुप। उन आइलैंड्स में बसने वाले जो सबसे पुरानी नोन इंडिजिनस कम्युनिटी था, वो था कोलीस, जो एक इंडिजिनस फिशिंग कम्युनिटी था। और जिन 7 आइलैंड्स में ये जगह बटी हुई थी, वो है महीम, वर्ली, परेल, मजगांव, बॉम्बे, कोलाबा और लिटिल कोलाबा। ये जगह उन 7 आइलैंड्स का एक आर्किपेलागो था, यानी एक ग्रुप या चेन ऑफ आइलैंड्स जो एक गुच्छी की तरह आसपास रहते हैं। प्राचीन काल में इन आइलैंड्स में सिर्फ फिशिंग विलेजेस, मार्शी लैंड्स या दलदल, कीचड़ में धसा हुआ भूमि, केव्स और हिल्स, यही सब देखने को मिलता था। उन 7 आइलैंड्स में अलग अलग कम्युनिटी रहते थे और उनके अलग अलग लीडर्स भी होते थे। मौर्यन डायनेस्टी के समय से ही ये जगह भारत की मेन लैंड में राज करने वाले बड़े बड़े डायनेस्टीज के शासन के अंदर आए हैं, जैसे मौर्यन, सतवाहना, वाकाटक्स, कालचुरी, चालुक्य, चोला और राष्ट्रकूट। इसके बाद 1348 में इस जगह पे दिल्ली सल्तनत का कब्जा हुई और इसी दौरान दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने गुजरात के लिए एक गवर्नर नियुक्त किया और जफर खान गुजरात के प्रथम गवर्नर बने। और उसी समय से बॉम्बे भी गुजरात प्रोविंस के अंदर आ गया। और फिर जब दिल्ली सल्तनत कमजोर होती गई तो गुजरात के गवर्नर भी इंडिपेंडेंटली गुजरात पे रूल करना शुरू किए। इसके कुछ समय पश्चात आई वो दौर जब पूरी सब कंटिनेंट में यूरोपियंस का दबदबा शुरू हुआ। पोर्टुगीज एक्सप्लोरर वास्को दा गामा 1498 में इंडिया पहुंचे। फिर 1509 में पोर्टुगीज भले ही बॉम्बे पहुंच गए थे, लेकिन बॉम्बे को पूरी तरह अपने कब्जे में लेने के लिए उनको 25 साल और लग गए और फाइनली 1534 में बॉम्बे पूरी तरह पोर्टुगीज के कब्जे में आ गया। मुगल सम्राट हुमायूं गुजरात को मुगल साम्राज्य के हिस्सा बनाना चाहते थे, इसीलिए वो गुजरात के नवाब बहादुर शाह से जंग छेड़ ली और गुजरात पे हमला कर दिए। बहादुर शाह को ये एहसास हो चुका था कि हुमायूं बहुत जल्द गुजरात को उनसे छीन लेंगे। उनकी इसी डर ने उनको पोर्तुगीज से दोस्ती करने में मजबूर कर दिया और पुर्तगालियों ने भी इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। बहादुर शाह को मुगलों से सिक्योरिटी देने के बदले में 1534 की 23 दिसंबर को पुर्तगालियों ने बहादुर शाह से ट्रीटी ऑफ बेसिंग साइन करवाया और इस ट्रीटी के चलते बहादुर शाह ने बॉम्बे की वो 7 आइलैंड्स और बसीन को पुर्तगालियों को सौंप दिया। बॉम्बे पे कब्जा करने के बाद इसको वेस्ट कोस्ट की एक इंपॉर्टेंट पोर्ट और ट्रेड सेंटर पे कन्वर्ट किए पुर्तगालियों ने। कॉटन, कोकोनट और स्पाइसेस की ट्रेड बहुत जोर शोर से चलने लगा। उन्होंने ट्रेड के साथ साथ क्रिश्चियनिटी को उस इलाके में प्रमोट किया, इंडियंस के साथ इंटर मैरिजेस भी शुरू किया और इन आइलैंड्स में इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन भी डेवलप किया। हालांकि पोर्टुगीज ने बॉम्बे पे एग्रीकल्चरल और रिलीजियस डेवलपमेंट ही ज्यादा किए,
लेकिन तब भी इन्होंने रोड्स, कॉजवे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जैसे बॉम्बे कैसल, बंद्रा फोर्ट, मड फोर्ट ये सब बनवाए और इस जगह को धीरे धीरे एक पोर्ट सिटी की तरह डेवलप किए। पोर्टुगीज इस जगह को बॉम्बाहिया कहते थे, जिसका मतलब था द गुड बे, और यही से इसका नाम बम्बई या बॉम्बे पड़ा। बम्बई पे पुर्तगालियों ने लगभग 130 साल तक राज किया। 1661 में इंग्लैंड के किंग चार्ल्स II के साथ पोर्टुगीज किंग जॉन IV की बेटी प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा की शादी हुई और इसमें इंग्लैंड की तरफ से पोर्टुगीज किंग से शादी की दहेज के रूप में बम्बई को देने का डिमांड किया गया। दरअसल ये शादी स्ट्रेटेजिक अलायंस की एक ट्रीटी ही थी। भारत में अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लक्ष्य में बम्बई की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझते हुए ब्रिटिशों का भारत स्थित गुजरात काउंसिल ने ही बम्बई को पुर्तगालियों से हासिल करने की सलाह इंग्लैंड को दी थी और उसी का परिणाम था इंग्लैंड के राजा का अपने दहेज में बम्बई की मांग करना। पुर्तगाली राजा से दहेज में बम्बई मिलने के बाद इंग्लैंड की किंग चार्ल्स ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उसे रेंट में दे दिया और फिर यही से बम्बई की असली डेवलपमेंट शुरू हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस जगह की हेल्थ और सैनिटेशन पे खास जोर दिया क्योंकि उस समय वहां तरह तरह की बीमारियों का प्रकोप पूरी साल भर रहता था। हेल्थ और सैनिटेशन की इंप्रूवमेंट होते ही बस कुछ ही साल में यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 5 गुना बढ़ गया। उन 7 आइलैंड्स को एक साथ एज ए सिटी डेवलप करने के लिए ब्रिटिशों ने खास लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की। 1782 में शुरू हुई इस प्रोजेक्ट में 7 आइलैंड्स को जोड़ के एक लार्ज सिंगल लैंडमास में कन्वर्ट किया गया। उन आइलैंड्स को मर्ज करने के लिए एक कॉजवे बनाया गया जिसका नाम दिया गया हॉर्नबी वेलार्ड। ये कॉजवे उस समय की बम्बई के गवर्नर विलियम हॉर्नबी के नामानुसार किया गया। बम्बई को बिल्ड करके मॉडर्न रूप देने का काम खत्म होते होते 1845 हो गया। ब्रिटिशों की ट्रेड ग्रोथ और वेल्थ जनरेशन में बॉम्बे ने काफी बड़ा रोल प्ले किया और इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर गुजरात की सूरत से बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया। इसके साथ ही बॉम्बे की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी बढ़ने लगी। यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों की माइग्रेशन होने लगी, बिजनेसेस और बढ़ने लगी। ये सारे ग्रोथ को देखते हुए और ब्रिटिशों की एनकरेजमेंट के चलते भारत के सारे फेमस बिजनेस कम्युनिटीज जैसे पारसीज, बहराज, गुजरातीज, मारवाड़ीज बम्बई में आके बसने लगे। वहां नए नए बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज खोलने लगे जिसके चलते इस शहर की और तरक्की होने लगी। लेकिन ब्रिटिशों की इन सारी डेवलपमेंट्स की एक नेगेटिव साइड भी थी। दरअसल बॉम्बे को एज ए कंप्लीट पोर्ट सिटी डेवलप करने के साथ साथ यहाँ बहुत सारे कारखाने, गोडाउन्स और चीप लेबर भी अवेलेबल करवाया गया जिसके चलते पूरे भारत से रॉ मटेरियल या कच्चे माल कलेक्ट करके बॉम्बे में लाया और स्टोर किया जाने लगा। फिर यही से सारा माल ब्रिटेन भेज दिया जाता और फिर उन रॉ मटेरियल्स का यूज करके जो फिनिश्ड गुड्स बनाया जाता उसे फिर बॉम्बे से ही इंपोर्ट करवाया और पूरे भारत में बेचने के लिए भेजा जाता। देखते ही देखते ये शहर ब्रिटिशों के लिए फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस के हिसाब से कलकत्ता की बराबरी करने लगी। इसी फाइनेंशियल प्रोग्रेस को और बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिशों ने 1853 में भारत की प्रथम पैसेंजर ट्रेन को बंबई और थाने के बीच चलवाया। 1857 के क्रांति के बाद भारत में धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली और ऑपरेशंस को कम करते हुए ब्रिटिश क्राउन ने भारत का बागडोर अपने हाथों में ले लिया और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की छुट्टी करवा दी। बॉम्बे का बागडोर संभालने के बाद ब्रिटिश क्राउन और गवर्नमेंट ने बंबई के रैपिड अर्बनाइजेशन पे फोकस किया। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का गठन किया अर्बन सेटलमेंट की सही देखभाल के लिए। इसके साथ ही बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनवाया गया। सड़कों की मैसिव डेवलपमेंट हुई। कई सालों तक बंबई की चारों ओर सी वॉल्स बना के वर्ल्ड वॉर II तक मरीन ड्राइव बनके तैयार हुआ। इवन दो बॉम्बे का डेवलपमेंट भारत की बाकी शहरों की तुलना में तेज थी, पर इसका मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर को फायदा दिलवाना था। जैसे फॉर एग्जांपल बॉम्बे का मरीन ड्राइव फ्लाईओवर का निर्माण वर्ल्ड वॉर II में लगने वाले सामानों की इजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया गया था। 1940 के बाद से शहर के अंदर और आसपास की बहुत सी खाली जमीनों पे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बनने लगे। पूरे बंबई शहर में ब्रिटिशों ने कई सारे बड़े और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स भी बनवाए
जो आज भी मशहूर है। विक्टोरिया टर्मिनस, क्लॉक टावर, बॉम्बे हाई कोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बॉम्बे में गुजराती कम्युनिटी का दबदबा के चलते मराठियों में काफी असंतोष देखा जाने लगा था और फिर 1950 के दशक में इसको लेकर काफी सारे प्रोटेस्ट और वायलेंट एक्टिविटीज भी देखी गई। इस वजह से 1960 में पार्टीशन करके दो अलग स्टेट बनवाया गया, महाराष्ट्र और गुजरात। इसके बाद भी मराठा अस्मिता और डोमिनेंस के डिमांड में दशकों तक एक्टिविटीज चलती रही और 1995 में बम्बई शहर का नाम बदल के मराठी नाम मुंबई दिया गया। सिर्फ ब्रिटिशों को ही नहीं बल्कि प्योर भारतीय पॉलिटिक्स, एजुकेशन और फ्रीडम स्ट्रगल में भी बॉम्बे का काफी बड़ा रोल रहा है। दादा भाई नौरोजी द्वारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से लेके 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रतिष्ठा हो या फिर 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होने से लेके 1946 की नेवल म्यूटिनी जैसी इंपॉर्टेंट घटनाएं बॉम्बे में ही हुआ और ये सारे एक्टिविटीज भी आम भारतीय के अंदर देशभक्ति और पॉलिटिकल अवेयरनेस को बढ़ाया। खैर, आज मुंबई या पहले की बॉम्बे महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी है और पूरे भारत की कॉमर्शियल और एंटरटेनमेंट कैपिटल भी है, जो पूरी वर्ल्ड में भी एक बहुत फेमस सिटी बन चुकी है। जहां किसी जमाने में इस जगह को कभी डाउरी या दहेज में तो कभी लीज में दे दिया जाता था, वही आज ये शहर इतना इंपॉर्टेंट और फेमस बन चुका है कि करोड़ों देशी विदेशी लोग यहां आके बसना चाहते हैं, इस शहर की ग्रोथ और हिस्ट्री का पार्ट बनना चाहते हैं। तो ये थी कहानी एंशिएंट आइलैंड से बंबई की पत्तन तक और वहां से आधुनिक मुंबई बनने की। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे हिस्टोरिकल वीडियोस अगर आपको पसंद है तो स्क्रीन में दिख रही वीडियो को जरूर चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुखी रहे।